स्टेप अप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीबीएसई क्लास 10th का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने आपको टीटीएफ वियना तक कवर करा दिया था। अगर जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। राइट, तो 1815 तक हम कवर कर चुके थे। राइट, यहाँ पे नेपोलियन की हार होती है और फिर नेपोलियन को यहाँ से पिकअप करके एक दूसरे जगह सुनसान जगह पे छोड़ दिया जाता है और दोबारा से आपका बुर्बो डायनेस्टी को फ्रांस में रिस्टोर कर दिया है। राइट, ये हम कवर करते हैं। आगे हम पढ़ने वाले यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली जो था आपका वो 7 स्टेट में डिवाइडेड था, 7 स्टेट में डिवाइडेड था। सार्डिनिया और पिडमोंट ये 2 स्टेट जो थे ये इटली के प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, यानी कि इटली पे इसका पूर्ण रूप से कब्जा था। नॉर्थ जो पार्ट था वो ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग के अंडर में था और सेंट्रल जो आपका पार्ट था जिसे पपल कहा जाता था वो पोप के अंडर में था। जो साउथ रीजन था वो बुर्बो किंग ऑफ स्पेन, यानी कि स्पेन के बुर्बो किंग के अधीन। फ्रांस का नहीं, स्पेन के बुर्बो किंग, तो आपको याद रखना है। राइट, यहाँ हम डायग्राम में अगर आप देख ले तो ये वाला जो हमारा पार्ट है, राइट, ये पार्ट अगर हम देखें तो नॉर्थ पार्ट हमारा हो गया और इटली का ये नॉर्थ पार्ट। ये आपका हब्सबर्ग के अंडर में था, यानी कि ऑस्ट्रिया के अंदर में था, ये ऑस्ट्रिया के अंडर में था। दूसरा जो हम पार्ट यहाँ देखेंगे आपका ये पपल आपका हो गया। राइट, ये पपल स्टेट कहा जाता था इसे। राइट, ये पोप के अंडर में था, ये पोप के अंडर। राइट, इस पे पोप रूल्ड किया करते थे। ठीक है, फिर आप आगे आप देख लोगे तो ये जो आपका है एक साउथ हमारा पार्ट हो जाएगा। तो ये साउथ पार्ट जो है वो आपका ये साउथ हमारा पार्ट। राइट, ये साउथ जो पार्ट था वो स्पेन के अंडर में था। राइट, यानी कि स्पेन के अंदर इस पर पूरा कंट्रोल था स्पेन का। राइट, यहाँ पे आपको सिसिली आप देख सकते हैं। ये पूरा पार्ट जो आपका साउथ का स्पेन के अंडर, किंग ऑफ स्पेन हम लिख सकते हैं, यानी कि किंग ऑफ स्पेन के अंदर ये आपके पार्ट वगैरह साउथ। और 2 पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिडमोंट और सार्डिनिया। राइट, यानी कि सार्डिनिया और पिडमोंट ये 2 आपके जो यहाँ है वो सार्डिनिया और पिडमोंट, सार्डिनिया और पिडमोंट। राइट, ये प्रिंसली स्टेट थे, यानी कि यहाँ पे इटली का इटली प्रिंसली स्टेट। राइट, ये इटली के अंदर ये 2 मुख्य रूप से मेन रिपब्लिक थे और बाकी पे कैप्चर था अलग अलग डायनेस्टी का। या नॉर्थ हमने देखा तो ये यहाँ पे जो आपका है हब्सबर्ग डायनेस्टी है, आपको याद रखना हब्सबर्ग डायनेस्टी का हब्सबर्ग। राइट, और यहाँ स्पेन की बुर्बो डायनेस्टी का कैप्चर ये पूरा नॉर्थ पार्ट में। ठीक है, और ये 2 पार्ट जो थे। अब यहाँ पे इतने सारे पार्ट जो हैं इनको फ्रीडम करना था, इनको फ्री करना था। राइट, तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर आपको सामने आए हैं, यहाँ पे कुछ कैरेक्टर आपको सामने आएंगे जिन्होंने इटली को यूनिफाइड करने में काफी अहम भूमिका निभाई। पहला जो कैरेक्टर है वो गुजेपी मेज़नी। इन्होंने प्लान को यूनिफाई किया। राइट, इन्होंने एक प्लान खोजा और एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, राइट, जिसे यंग इटली कहा गया। इटली को यूनिफाई करने वाला पहला व्यक्ति जिन्होंने इटली के एकीकरण के बारे में सोचा, राइट, उसका नाम आपका है गुजेपी मेज़नी। यानी कि इटली का पहला व्यक्ति है जिसने इटली एकीकरण के बारे में पहली बार सोचा और इसने प्लान किया है कि एक यूनिफाई रिपब्लिक पार्टी भी इसने बना दी। ठीक है, और एक यहाँ पे सोसाइटी का निर्माण किया गया, आपको याद रखना है, जिसका नाम है यंग इटली। एक बहुत ही सीक्रेट सोसाइटी।
तो यहाँ पे इनके बाद जो थे किंग विक्टर इमैनुअल, राइट। तो ये आप समझ सकते हैं कि सार्डिनिया और पिडमोंट दो प्रिंसली स्टेट थे, तो इसके राजा थे यानी कि किंग थे विक्टर इमैनुअल। तो अब गुजेबी मेजनी के बाद आपका इनकी बारी आ जाती है, किंग विक्टर इमैनुअल। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये पिडमोंट या सार्डिनिया दे रखा है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इटली को यूनिफाई करने के लिए, राइट। ये क्या करते हैं, ये हैंड ओवर करते हैं, राइट, चीफ मिनिस्टर कैबोर जो था एक मंत्री था यहाँ पे। तो विक्टर किंग इमैनुअल ने हैंड ओवर कर दिया, यानी कि पूरी जो योजना थी इटली यूनिफिकेशन की, राइट, वो दे दी कैबोर को। और कैबोर को कहा कि ये आप सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले और किसी भी तरह से हमें, राइट, इन स्टेट्स को इटली में लेना है, इनको फ्री कराना है, राइट। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या, ये एक आर्मी के लीडर थे, उन्होंने एक यहाँ पे मूवमेंट लीड किया, राइट। और वो काफी ज्यादा आपको रिवोल्यूशनरी नहीं, वो डेमोक्रेटिक था, है ना। बिल्कुल एक प्लान किया और काफी एक चतुर व्यक्ति आप बोल सकते हैं, काफी माइंडसेट इनकी अच्छी थी। और ये दोनों बोलते थे, फ्रेंच और इटली दोनों बोला करते थे। उन्होंने फ्रांस के साथ एक अलायंस बनाया और कैबोर ने क्या किया, यहाँ पे आप देखो, ऑस्ट्रिया को 1859 में डिफीट कर दिया और यहाँ पे नॉर्थ पार्ट जो हमारा है फ्री हो गया, राइट। तो एक ऐसे व्यक्ति इटली के जिन्होंने फ्रांस के साथ संधि करके 1859 में, राइट, यानी कि नॉर्थ पार्ट को फ्री कर दिया। आगे देखते हैं कि जो अगला कैरेक्टर आपका आएगा वो गुजेपी गैरीबाल्डी को कहा जाता है इटली का सोर्ड, राइट, इटली का तलवार, सोर्ड ऑफ इटली आप बोल सकते हैं, इटली का तलवार गैरीबाल्डी, राइट। 1816 में ये ज्वाइन करते हैं आर्मी। और इन्होंने क्या किया कि पीजेंट को ऑर्गेनाइज्ड किया, राइट, स्पेन के अगेंस्ट में। आप देख लो स्पेनिश की जो हमारा, राइट, ये साउथ पार्ट, राइट, ये आपका स्पेन के बुर्बा डायनेस्टी के अंडर में थी। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे पीजेंट को ऑर्गेनाइज किया स्पेन के अगेंस्ट में, राइट, और साउथ पार्ट को कैप्चर कर लिया। और जो सिसिली था आपका, जो टूट सिसिली, राइट, यानी कि साउथ पार्ट के अंदर जो आते हैं, यानी कि पूरे साउथ पार्ट को पीजेंट को ऑर्गेनाइज कर लिया और यहाँ पे उनके सहयोग से ये साउथ पार्ट को कैप्चर कर लिया। और यहाँ पे एक वर्ड ला तालिया दे रखा है, यानी कि ये वाज विक्टर इमैनुअल्स वाइफ। ये काफी इनकी भी माइंडसेट काफी अच्छी थी और इन्होंने ये ला तालिया जो एक वर्ड यूज किया, यहाँ के पीजेंट को लगा कि ये विक्टर इमैनुअल्स की पत्नी का नाम है, यानी कि कहीं ना कहीं ये स्पेन के जो राजा हैं ये विक्टर इमैनुअल की पत्नी को कैप्चर कर लिए हैं, राइट। तो इस वजह से इन्होंने काफी फुर्ती दिखाई और पूरे किसानों का अच्छा समर्थन मिला और यहाँ से साउथ पार्ट को फ्री करा दिए। अब आपने देख लिया कि नॉर्थ पार्ट हमारा फ्री हो गया, साउथ पार्ट फ्री हो गया, ठीक है, और दो पिडमोंट सार्डिनिया हमारा ऑलरेडी फ्री था। तो बीच में जो पपल स्टेट आपका बच जा रहा था, पपल स्टेट, राइट, जो आपको पोप के अंडर में ये थे, ठीक है। तो यहाँ पे दो अगर हिस्सों से हमने कैप्चरिंग शुरू कर दिया तो ये तो ऑटोमेटिकली यहाँ से लोग छोड़ के भाग जाने वाले हैं। तो ये तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ से ये निकल कर भाग गए और इस तरह से इटली जो है आपका यूनिफाइड हो गया, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मन, राइट, जर्मन का एकीकरण। यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है, यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा है, आप देख लीजिए जर्मन के बारे में कि क्या आर्मी जो है
वो एक राष्ट्र का निर्माण कर सकती है, एक राष्ट्र की रचना कर सकती है, राइट। यानी कि जो नेशनलिस्ट आपके जज्बात होते हैं, इनको इकट्ठा करके, है ना, इनको इकट्ठा करके, राइट, है ना, और उसके बाद से हम क्या करने वाले हैं, पूरे यूरोप में, है ना, अपना एक पॉलिटिकल डोमिनेंस स्थापित करने वाले। ये बातें आपको चली। कंजर्वेटिव आप समझते हैं कि ये वो व्यक्ति हुआ करते थे जो चाहते थे, राइट, कि बदलाव आते हैं, है ना, उसको हम काफी लंबे समय तक रोक नहीं सकते हैं, चेंजेस तो आना ही है। जबकि ये रेडिकल और लिबरल्स दोनों के अगेंस्ट हुआ करते थे कंजर्वेटिव। अब जर्मन ने यूनिफाइड करने की कोशिश की 1848 में, लेकिन यहाँ पे फेल हो गया। देखो बिस्मार्क जो हैं, राइट, ये जर्मन के यूनिफिकेशन के पिता कहे जाते हैं। बिस्मार्क, इन्होंने 7 साल तक लगातार 3 युद्ध लड़ी प्रूसिया को अपने साथ लेकर के, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, राइट, 7 साल। और बिस्मार्क ने 2 वर्ल्ड वार का प्रेडिक्शन किया था कि इन फ्यूचर में 2 वर्ल्ड वार जरूर होंगे, क्योंकि पूरी कंट्री जो थी, राइट, पूरा यूरोप जो था 2 हिस्सों में बटा हुआ दिख रहा था। ये इन्होंने ये बातें पहले ही कह दी थी। इन जनवरी 1871 जर्मन जो है आपका यूनिफाइड हो गया, राइट। कैसर विलियम फर्स्ट, राइट, इनको बना दिया गया जर्मन का सम्राट। और ये कहाँ से संबंध रखते थे, ये प्रूसिया से संबंध रखते थे। तो कैसर विलियम फर्स्ट जो थे वो जर्मन के सम्राट बन गए जो प्रूसिया के थे, राइट। तो बिस्मार्क जो है एक पहले व्यक्ति जिन्होंने जर्मन एकीकरण में काफी अहम भूमिका निभाई, राइट। और आगे हम देख लेते हैं कि नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म क्या होता है। नेशनलिज्म का मतलब आपको पता है कि हमें अपने देश के प्रति लगाव हो जाता है, और इंपेरियलिज्म का मतलब ये लगाव जो है हम दूसरे देशों तक इसे पहुंचाते हैं, एक्सट्रीम नेशनलिस्ट जिसे कहा जाता है, राइट। तो नेशनलिज्म में हम देखेंगे बाल्कन के बारे में। बाल्कन एक क्षेत्र हुआ करता था जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आता था। बाल्कन एक क्षेत्र हुआ, एक स्टेट हुआ करता था जो ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था, ऑटोमन एम्पायर, राइट। ये ऑटोमन एम्पायर, इसका जो एस्टैब्लिशमेंट था वो 1299 में हुआ, और ये डिजॉल्व आपको कर गया था 1921 आते आते, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो आपका होगा वो फिनिश होते होते ये कंप्लीटली डिजॉल्व कर, ये पूरा साम्राज्य था वो खत्म हो गया। वो बाल्कन, और दुनिया का सबसे लंबा अगर एम्पायर कहा जाए वो ये आपका ऑटोमन एम्पायर। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे आप देखेंगे कि बिल्कुल यहाँ पे इथनिक वेरिएशन काफी ज्यादा था, नैतिक विभिन्नताएं बहुत ज्यादा थी, बहुत अलग अलग कल्चर के लोग रहा करते थे, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा था। ये टर्की के अंदर आप कंप्लीटली समझ सकते हैं, टर्की के अंदर आता था ये, ठीक है। और जब यहाँ पे इतने अलग अलग वेरिएशन के लोग जब प्रेजेंट रहेंगे तो उनकी डिमांड भी जो है अलग अलग होगी, राइट। तो जैसे जैसे ऑटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया, टूटना शुरू हो गया, फिर लोगों ने क्या किया अपना, राइट, यूनिफिकेशन के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि हम भी क्या करेंगे, यूनिफाई होंगे, राइट, एक इंडिपेंडेंस स्टेट बनाएंगे, राइट। वहाँ पे हमारा एक इथनिक कल्चर होगा, राइट, एक अपना हर चीज, राइट, अपने की नेशनलिज्म की बात को सोचना वो शुरू कर दिए थे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बाल्कन जो था आपका, राइट, वो ये सारे अभी के टाइम में ये सारे कंट्री हैं, जो 9 कंट्री है। यहाँ पे आपको बहुत सारे दे रखे हैं, आप देख सकते हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया,
ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोशिया है ना, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया है, सर्बिया है आपका, है ना, मॉन्टेनिग्रो है, बहुत सारे कंट्रीज यहाँ पे रखे। ठीक, तो लगभग कहा जाता है कि 300 स्टेट हुआ करते थे और ऑटोमन एम्पायर के अंदर। अब यहाँ से सेपरेशन शुरू होता है, नेशनलिज्म की भावना पहुंच जाती है। राइट, यहाँ पे देखो लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन जो था वो कंट्रोल था आपको ऑटोमन एम्पायर के अंदर हुआ करता। और यहाँ पे बाल्कन जो पार्ट है और यहाँ से इतने सारे कंट्री आप देख रहे हैं, वो सारे इतने सारे कंट्री निकल के बाहर आ गए। अभी के टाइम में इतने सारे हैं और ये सारे मिलकर के एक बाल्कन क्षेत्र बनाता है। राइट, तो ये मेंशन कंट्री जो है बाल्कन क्षेत्र बनाते हैं और ये किसके अंदर आते थे? तो ऑटोमन एम्पायर। तो ऑटोमन एम्पायर आपका 1299 में एस्टैब्लिश हुआ था और 1921 में ये डिसॉल्व हुआ था। ये वही ऑटोमन एम्पायर है। और यहाँ देखो कि इंग्लैंड क्या कर रहा है कि अप्लाइड कर रहा है एक्सट्रीम नेशनलिज्म। इंग्लैंड बहुत ही एक माइंडेड कंट्री, आपको पता है। यहाँ पे नेशनलिज्म की भावना हो, या दूसरे शब्द में हम बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत करने की बात हो, ये सब में आगे रहा है और इसने पूरे दुनिया पे राज किया इंग्लैंड ने। राइट, भारत से लेके तमाम साउथ अफ्रीका, तमाम देशों पे इसकी हुकूमत रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये दूसरे देशों को अपने अंदर लेने की बात करता था और किया भी इसने। क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या करता है? प्रोमोट्स इंपेरियलिज्म। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया, इंपेरियलिज्म। राइट, यानी कि साम्राज्यवाद। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि प्रोमोट हो गया यहाँ पे इंपेरियलिज्म। इंग्लैंड को लगा कि हम सुपर पावर बन गए, अब दूसरे देशों को अपने अंदर कैप्चर करेंगे, है ना। हमारे पास आर्म्स एम्यूनिशन काफी ज्यादा है, बाकी लोगों के पास नहीं है और हमें सबसे बेस्ट है, बाकी कोई देश हमारे आगे कुछ भी नहीं है। तो हम अपने देश को बेहतर माने। राइट, जैसे कि इंग्लैंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंग्लैंड जो है अपने आप को बेहतर मान रहा है, अच्छी बात है, उसको नेशनलिज्म बोलेंगे। लेकिन अगर वो दूसरे देशों की तुलना कर लेता है और बोलता है कि नहीं, हम ही सब कुछ हैं और हम यहाँ के रिसोर्सेस जो अदर कंट्री है आपका, यहाँ पे अदर कंट्री, यहाँ के रिसोर्सेस का यूज हम करेंगे, तो इसे हम इंपेरियलिज्म बोलते हैं। और एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि बाल्कन जो था, बाल्कन की जो कम्युनिटी हुआ करती थी उसे स्लॉज वहाँ के लोगों को हम बोल सकते हैं कि स्लॉज का जैसे SLWS। राइट, और इंपेरियलिज्म का मतलब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि, है ना, कि कंट्रोल अदर कंट्रीज, यानी कि दूसरे देशों को कंट्रोल करता है, उनके रिसोर्सेस का यूज करता है और वो अपने देश को समझता है कि हम सबसे ज्यादा ताकतवर है। राइट, तो ये इंपेरियलिज्म थी। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।